जी गुमनाम नंबर से धमकियां देने के लिए वापस धमकियां दो उनको। जो डराता है वापस डराओ उसको। जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई लोगों को धमकियां देते हैं वापस धमकियां दो इनको। ये होते कौन है आपको डराने वाले? आपके अंदर खुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगे थर थर कांपती हैं। आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं। ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं। ये नहीं हो सकता। कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। 2 महीने बाद हमारा इनकलाब फौत नहीं हो गया। वो हर इदारे पे हमला कर रहे हैं, फौज पे वो हमला कर रहे हैं, अदालतों पे वो हमला कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर वो हमला कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे वो हमला कर रहे हैं। किस इदारे को उन्होंने अब तक माफ किया है? ये गुलाम इब्न गुलाम खुद है और अब कौम को धोखा देना चाहता है आज़ादी के लफ्ज़ से। कोई आज़ादी वाज़ादी नहीं, इस किस्म के अनासर से हम इंशाअल्लाह कौम को आज़ादी दिलाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इमरान खान ख़त्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूँ तारिक महमूद। इमरान खान साहब का चकवाल में जलसे से खिताब और उन्होंने कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो। जो नामालूम नंबर से आपको कॉल्स आती हैं, धमकियां देते हैं तो जवाबी धमकियां दो, जो और कहो कि जो कुछ करना है कर लें। साथ साथ उन्होंने फिर जो DGISPR थे उनको भी मुखातिब किया और कहा कि उन्हें समझना चाहिए था कि मैं क्या कह रहा हूँ। और खासा जारहाना रवैया था इमरान खान साहब का, जो लबो लहजा था। गो के जो इससे कबल 4 सद्दा में जलसा हुआ या और कुछ दिनों से मामला चल रहे थे तो ऐसा लगता था कि पसे पर्दा कोई चीज़ें हो रही हैं। मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हैं उनकी बाज़गश्त भी सुनाई दे रही थी। ऐवान सदर में एक अहम मुलाकात की बाज़गश्त जो थी वो इस्लामाबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ हल्कों में वो बातें की जा रही थी। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा हैं उन्होंने भी कहा कि हम ना इसकी तस्दीक करते हैं ना तरदीद करते हैं। लेकिन यकायक इमरान खान साहब का ये सख्त लबो लहजा कल सामने आया चकवाल के जलसे के अंदर। साथ साथ आज भी इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया शाम में, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है इस पर नवाज शरीफ से मशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। जो अपनी एक माशी टीम थी उसका एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें उन्होंने कहा जी कि एक रोड मैप बनाएं कि किस तरीके से मुल्क के जो माशी सूरत हाल की खराबी है उससे निकाला जा सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोड मैप क्या होगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने भी आज जो अदालती समाअत के बाद अपनी तोपों का रुख इमरान खान साहब की जानिब मोड़ा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब क्यों एक्स और वाई और जेड की बातें करते हैं, खुद उनकी टांगे कांप रही हैं, वो नाम क्यों नहीं लेते, बताते क्यों नहीं है कि उनका इशारा किसकी तरफ है। और फिर जो खुद एडमिट करते थे कि वो टेलीफोन कॉल्स उनको करवानी पड़ती थी, उन्होंने कहा जी हमने तो नामालूम कॉल्स भी रिसीव की हैं, धमकियां भी रिसीव की हैं, मुकाबला किया है, लेकिन हमारा इनकलाब 2 माह में ख़त्म नहीं हुआ। तो ये था मरियम साहिबा का मौक़िफ़। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आज ये कहा कि इमरान खान साहब कौन होते हैं कि जो आर्मी चीफ की तकर्रुरी के मामले को रोके। वो आइन के मुताबिक वक्त पर होगी और वजीर आजम ही वो तकर्रुरी करेंगे। तो खासा जिसको कहें कि गर्मा गर्म माहौल है सियासी, जिसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। और भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। गो कि आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़रा की तनख्वाह और मराद का जो बिल है वो मंजूर हुआ है। शौकत तरीन साहब को FIA ने तलब किया है, लेकिन साथ साथ पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो रही हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब नाराज़ हुए पंजाब हुकूमत से, वो छुट्टी पे चले गए। और आज IG पंजाब के हवाले से है कि IG पंजाब भी जो सूबाई हुकूमत है उससे खुश नहीं है और मामला यह है कि शायद पंजाब की हुकूमत IG पंजाब को भी तब्दील कर दे। और वजह है इस बार मरियम औरंगजेब साहिबा और जावेद लतीफ़ पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो कहा यह जा रहा है, जो पुलिस ज़रा है वो कहते हैं कि जो IG पंजाब हैं उन्होंने ये मना किया था, वो उसमें रुकावट बने थे, उन्होंने कोशिश की कि मुकदमा दर्ज ना हो, लेकिन पंजाब हुकूमत के दबाव पर इस मुकदमे का इंदराज हुआ, जिसके बाद अब शायद IG पंजाब भी या अपने उहदे का चार्ज छोड़ दें या पंजाब हुकूमत उन्हें हटा दे। तो चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब और ये जो ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत की
جو معاملات کی خرابی ہے یہ کس رخ پہ لے جائے گی. اس صورتحال میں جہاں پہ پہلے ہی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، میرے ساتھ موجود ہے تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر خان مندوخیل صاحب، اور سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار محترم جناب امیر عباس صاحب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. عالیہ حمزہ صاحبہ، کل جو عمران خان صاحب نے جلسے میں تقریر کی وہ خاصا ایگریسو نظر آئے ہیں، تو یہ کوئی پریشر آ رہا ہے، اس پریشر کا جواب دیا ہے عمران خان صاحب نے، اور کون کر رہا ہے یہ نامعلوم کالز، اور یہ مسٹر ایکس کون ہے، مسٹر وائی کون ہے؟ مریم صاحبہ کہتے ہیں کہ جی ٹانگیں کانپ رہی ہیں عمران خان صاحب کی، وہ نام لیں، بتائیں قوم کو کہ معاملہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو حافظ صاحب. حافظ صاحب، سب سے پہلے تو جن خاتون کا آپ نے لیا ہے نا، مطلب اب میں پھر کچھ بولوں گی تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں بھی خاتون ہوں، وہ بھی خاتون ہوں، لیکن آغاز وہ کرتی ہیں کہ میں عمران خان کا نام لینا پسند نہیں کرتی. ان کے جلسے اٹھا لیں، ان کی پریس کانفرنسز اٹھا لیں، ان کی ٹویٹس اٹھا لیں، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی 25 منٹ انہوں نے صرف عمران خان کے اوپر بات کی. کیا میں ان عورت کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات کروں جن کا اپنا ٹویٹر آپ چھوڑ دیں ان کو، آپ عمران خان صاحب کی بات آپ چھوڑیں، بالکل آپ مریم صاحبہ پہ بات ہی نہ کریں، آپ عمران خان صاحب ان کو کہا نا کہ کانپے ٹانگ، میں نے کہا چھوڑ ہی دے، بتاتی ہوں نا، کانپے ٹانگتی تھی تو نہیں کانپے ٹانگتی تھی تو تب یہ کیوں نہیں خلائی مخلوق اور یہ جو یہ محکمہ زراعت، تب کیوں نہیں نام لیتے تھے؟ بولے نا کیا تھا ان کو کس چیز کا ڈر تھا؟ اب چلیں آپ لے لیں. اس دن انہوں نے کہا جی عمران خان کا جو کوچ ہے، کون ہے عمران خان کا کوچ؟ ذرا بولیں، آ کر کھل کے بولیں. آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری تو کانپے ٹانگتی ہیں بولنے سے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ جب ان کو ڈیل مل جائے تو تب یہ جو ہے چیری بلاسم شروع کر دیتے، اور جب ان کو ڈیل نہ مل رہی ہو تو آپ نے دیکھا کہ یہ جلسوں میں کھڑے ہو کر، اپنی پریس کانفرنسز کے کھڑے ہو کر، اپنے جو ان کے وہ جو میٹنگز ہیں ان میں یہ کس طرح کے نعرے لگواتے ہیں، ان کے اپنے لیڈران کی کس طرح کی سٹیٹمنٹس ہیں، اور یہاں پر یہ ہمیں آ کر یہ سبق دے رہی ہے کہ ہماری کہاں پہ ٹانگیں گی. ہماری عمران خان جو ہے نا، عمران خان ان کی طرح کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار نہیں ہے، کوئی جنرل جیلانی سریا ڈالتے نہیں لے کر آیا. کوئی ایسا نہیں ہوا یہاں پر کہ یہاں پر انہوں نے بٹلر کی کیپ پہن کر وہ وہاں پر فائنانس منسٹر پنجاب کے بنے ہو، یا ایسا نہیں ہوا کہ یہ ڈیلز ویلز کر کے کبھی یہ ہیلی کاپٹر کیس کے اندر ڈیل کر کے جدہ بھاگ گئے ہوں اور بعد میں ابھی ڈیل کر کے بیماری کے بہانے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر بھاگ گئے ہوں. نہ ہمیں کوئی فرسٹریشن ہے، نہ ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے. سیدھی صاف سی بات ہے، جس کے ساتھ پورا ملک کھڑا ہے، جس کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے، ڈرنا تو انہیں چاہیے. جو عوام میں نکل نہیں سکتے، ڈرنا تو انہیں چاہیے. وہاں پر نیو یارک پہنچے تو چور کے نعرے، غدار کے نعرے لگے ہوئے. ایون فیلڈ کے باہر روز لوگ جو ہے جا کر ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ان کے لوگ کہیں نکلنے کو تیار نہیں، ان کے ایم این ایز ان سے سوال کریں اور وہ آ کر ہمیں یہ سنائیں گی باتیں. پہلے جائیں، جا کر جو اپنی ڈیلز کر کے جن کے تحت اپنے 150 کیسز معاف کروائے ان کی فکر کریں. آپ کا NRO2 کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ 2400 کے روپے عوام کو جو چونا آپ نے لگانا تھا نا، آپ لوگ لگا چکے ہیں. جس کام کے لیے آئے تھے یا عوام رلے، عوام کے ساتھ جو مرضی ہو. اور سب سے بڑی آج کی جو واردات ہے، وہ جو ہیکرز والی واردات ہوئی ہے، اس پہ بھی میں چاہوں گی ذرا قادر بندوخیل صاحب روشنی ڈالے کہ اب یہ نئے ہیکرز کون سے ہیں. کوئی پاپڑ والا، کوئی فالودے والا، کوئی اومنی گروپ والا. ویسے مجھے ایک بات بتا دیں، سندھ میں کوئی بلاول زرداری کے اکاؤنٹ سے پیسے کیوں نہیں ہیک؟ عالیہ صاحب، اب یہ سوال میں نے آپ سے عمران خان صاحب کی تقریر پہ پوچھا تھا، آپ کہاں کی کہاں پاپڑ پہ پہنچ گئی، اس پہ بھی بات کر لیں گے. عمران خان صاحب کا جو مخاطب تھے وہ کس سے تھے؟ مسٹر ایکس، مسٹر وائی کون ہے، اور کسے نامعلوم نمبر سے کالز اور دھمکیاں آ رہی ہیں؟ یہ بنیادی نوعیت کی بات. دیکھیں جی، ہمارا مخاطب جو ہے، ہمارے مخاطب وہی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو. ہمارے مخاطب وہی لوگ ہیں جو 9 اپریل کو یہاں پر لانے کے اور عوام کی اس بربادی کے اور معیشت کی اس بربادی کے ذمہ دار ہیں. ہمارے مخاطب وہی لوگ ہیں جو عوام کو، سارے عوام کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. اب میں کیا اس پہ بات کروں؟ یہ جو بیٹھے ہیں حکومت کے اندر اور ان کے سہولت کار اور ان کے ہینڈلرز ہیں، ان کو جو لانے والے ہیں، جو یہ نامعلوم نمبرز کی سہولت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہے. یہ نامعلوم کالز کہاں سے آتی ہیں؟ عالیہ صاحب پوچھ لیں، کیا ان سے ذرا پوچھ لیں ان کو. یہ تو خود بتاتے رہے ان کو نامعلوم نمبر سے کالز آ کر
के लिए इनको भेजा जाता था वो कौन से नामालूम नंबर थे? सारी दुनिया को पता है कौन से नामालूम नंबर से कॉल आती है, लेकिन सवाल सिर्फ अब आपको धमकियां आ रही है आलिया साहिबा उन्हीं नंबर से? कोई आपको कॉल मौसूल हुई किसी भी तरह की? देखें मेरी बात सुने, मुझे तो भाई कोई कॉल मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जाहिर है शहबाज गिल का एपिसोड किसी से छुपा हुआ नहीं है। या आप ये देख ले कि खान साहब के ऊपर 21 दहशतगर्दी के जो मुकदमात हैं उनके पीछे कौन है, या हमारे घरों को चादर और चारदीवारी के जो बड़ी तफसीली मैंने कोशिश की कि आप नाम ले लें। इमरान खान साहब ने ले लिया तो मगर आपने भी। कादिर मंदोखेल साहब ये कौन है जिसका इशारिया आलिया हमजा साहिबा भी कर रहे हैं? ये मतलूबा सहूलत आपको हासिल है, आप क्योंकि हुकूमत का हिस्सा हैं, उस सहूलत से फायदा उठा के आप धमकियां दे रहे हैं नामालूम नंबर से? जनरल हबीबुल्लाह नियाजी का रिश्तेदार जो ना वो थोड़ी सी हिम्मत कर ले कि एक्स का नाम भी बता दे, वाई का नाम भी बता दे, जेड से तो जरदारी आता है, ठीक है, अगर आप जेड लगाओगे। हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि इतना ये गैरतमंद आदमी है और वो धमकियां भी देता है, और उसको भाई तो सीधे सीधे आपके पास बड़े तुरम खान वकील है फवाद चौधरी, बाबर आवान जैसे, सुबह एक एप्लीकेशन लगा ले, एप्लीकेशन लगा दे, साइबर क्राइम खुद ही आपका जो है ना वो डेटा निकाल के दे देगा, आपको फोन किसने किए, कहां से फोन किए, फायर दर्ज कर ले, बड़ा आसान सा हल है। आप इस तरह जलसे में आप अदारों को बदनाम करने के लिए, जुडिशरी को धमकाने के लिए और कचरे के कुंडी में बैठ के जो आप खुशबू फैला रहे हो, तो ये तो पूरा पाकिस्तान देख रहे हैं। सवाल ये है कि इनके पास आपकी सवाल का कोई जवाब नहीं है कि ये शख्स जो बातें कर रहे हैं, हमें जो चीजें याद दिला रहे, जरा गोगा गोगी का करप्शन स्कैंडल तो अभी आने वाला है। ये तो कमजोर हमारा राना सनोला है, ये तो मर गए वो नेब जिसमें खामोश बैठे हो, क्योंकि हमारे पास नेब की चेयरमैन के कोई वीडियो नहीं है। इनके पास वीडियो थी, उन्होंने उसको ब्लैकमेल करके और फिर वो खातून को उसने प्राइम मिनिस्टर हाउस में यरगमाल बना के उसने सारे अपने हदाफ पूरे कर लिए। सवाल ये है, ये शख्स जो ना इसी तरह कचरा कुंडी में बैठ के खुशबू फैलाता रहेगा और इनकी ये फंटर जो ना इस तरह उनकी वकालत करते रहेंगे, होना वाना कुछ नहीं है। आप यकीन करेंगे ये इतना बुजदिल आदमी है कि ये नाम बताएगा नहीं, न कोई चीज बताएगा, इस वजह से। और अभी 4 दिन पहले जब ये पिंडी में किसी से मिले थे तो क्यों मिले थे? अमेरिका को गाली देने वाले राफन राबिल से आप क्यों मिले? उनकी 36 गाड़ियां पुख्तनख्वा हुकूमत ने क्यों ली है? वो भाई जो थूकता है वही चढ़ता है ये शख्स। इनको कोई कहते हैं धमकी का जवाब धमकी से दो। वो आप कह रहे हैं आदमी अगर मैं किसी को धमकी दूं और फिर न जाऊं यू टर्न लो तो मैं तो लोग तो मुझे बेगैरती कहेंगे, लेकिन ये इसको गैरत का नाम देता है। ये कहता है यू टर्न वाला बड़ा लीडर होता है। अरे भाई अगर जुल्फकार अली भुट्टो यू टर्न लेता, माफी मांगता, आज जिंदा होता, लेकिन उसने शहादत नोश कर दी है। 44 साल बाद ये अवाम के दिलों में वो जिंदा है। बीबी शहीद अगर दहशत गर्दों से मुआहदा करती तो आज जिंदा होती। आसिफ अली जरदारी अगर इन्हीं लोगों के साथ मुआहदा करते तो 12 साल जेल नहीं काटते। बात करें आप ओमनी ग्रुप फलाना, आपने 3.5 साल में क्या किए? आपके अपने घर के पीटीआई के दफ्तर के 4 चपरासियों के अकाउंट से 70 करोड़ रुपए जो निकले, उनकी बात नहीं करना है। उन्होंने 351 कंपनी से जो फॉरेन फंडिंग, आप कह रहे हैं मंदोखेल साहब आप कह रहे हैं वो बुज़दिल हैं। वो कहते हैं जो धमकाता है उसे वापस धमकी दो, जो डराता है उसे डराओ। वो तो खुला दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो, सुबह जाओ, नहीं हो तो मैं वकील बनता हूँ, आ जाओ सुबह दरखास्त दे दो, मैं आपकी वकालत करता हूँ फ्री में। अच्छा चलिए, अच्छा हुआ आपने फ्री का लफ्ज बोल दिया, वरना हमने कहा आपने तो कोई जुलूस में बातें क्यों करे, प्रैक्टिकली दरखास्त दो। अमीर अब्बास साहब, ये खान साहब ने जो गुफ्तगू की गो के सब जानते हैं, ये क्या मामला है? मौलाना फजल रहमान साहब ने आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला कहा। वो कहते हैं जी कि अगर कोई मुलाकात हुई है वो कि उनके इल्म में नहीं है, तो इमरान खान साहब की तकरीर ये इंडिकेशन दे रही है कि वो बेनतीजा रही है। तो खान साहब जो एग्रेशन खान साहब ने दिखाया है, इससे पहले हम सुन रहे थे कि जी बड़े कोई मामला सेट हो गए, ये क्या है? देखिए, ये एग्रेशन से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी लग रही है खान साहब की। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने आज से कोई 1-1.5 माह पहले खुद कहा था कि मैं जो आईनी किरदार हो सकता है मैं वो अदा करने को तैयार हूँ। और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि प्रेसिडेंट हाउस में कोई मुलाकात हुई होगी, और वो कह रहे थे कि जी वो बहुत चीजें हो चुकी हैं, मैं बताना नहीं चाहता, बड़ा जल्दी ब्रेक थ्रू होने वाला है, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया आरिफ अलवी। एग्जैक्टली, सूरत हाल ब्रेक थ्रू की तरफ ही जा रही थी। बल्कि
2 से ढाई हफ्ते का वक्त दे रहे थे बड़े अहम लोग कि 2 से ढाई हफ्ते में ब्रेक थ्रू हो सकता है, ठीक बात है। लेकिन अब आपने यकीन नहीं करना। ये तो रात को कुछ और ही हो गया है। देखिए अफज़ा 12 साल पहले यानी तकरीबन 2010 तक इमरान खान फौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे। 2010 के बाद गुज़श्ता 12 सालों में पहली बार इमरान खान की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं, और कोई कहने को इसमें कबात नहीं है कि उनका मुखातिब कौन था। ठीक, उनका मुखातिब जारी बात है पाकिस्तान की फौज और इस्टेब्लिशमेंट थी, और ये बड़ी सख्त बात है कि जो आपको धमकी दे उसको धमकाओ, जो आपको डराए उसको आगे से डराओ। अच्छा, खान साहब तो चले स्टैंड कर जाएं, फर्ज कर ले कि जी वो एक लीडर हैं, जो खान साहब के इर्द गिर्द लोग हैं जिन नर्सरियों का जिक्र आलिया हमजा साहिबा कर रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कि जिनकी पेमेंटकारी वहीं पे हुई है, वो आए हैं, इलेक्टेबल्स हैं, मुख्तलिफ चीजों में वो क्या सोच रहे होंगे, जिनके राब्ते उनके साथ रहे हैं और दिहाइयों से उनके साथ पूरी सियासत उन्हीं के साए में परवान चढ़ी है। लेकिन बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है तारिक साहब कि गुज़श्ता 5.5 महीनों में कोई एक शख्स भी जो उधर भी ताल्लुकात रखता था इधर भी रखता था, उनमें से कोई एक शख्स भी इमरान खान को छोड़कर नहीं गया। अच्छा, यही फॉर्मूला तो नून लीग पे भी है कि जी वो कहते हैं कि हमें कितना क्रैकडाउन हुआ, वो भी सिवाय चौधरी निसार के अलावा कोई एक आध शख्स, तो जाती मामला उनको भी कोई छोड़ के नहीं गया, और इनको भी कोई चूंकि इमरान खान साहब ने पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, लोग ये समझते हैं कि हम अगर इमरान खान को छोड़ेंगे तो हमारी सियासत जो है वो खासतौर पर पंजाब की हद तक वो मुतासर होगी, इसलिए वो इमरान खान के साथ खड़े हुए। अच्छा, अब देखें ये जो कल खान साहब ने जो बात की है, चकवाल में खड़े होकर बात की है, तो चकवाल जो है वो तो आज मरीम साहब ने कह दिया कि जी वो उनमें से कुछ लोग स्टेज पे भी बैठे हुए थे, अब वो इशारा उनका जो है हो सकता है वो जिधर वो हम समझ जिधर उनका इशारा है। तो चकवाल को वैसे तो शहीदों की सरजमीन भी कहा जाता है, तो चकवाल में खड़े होकर ये बात करना इसका भी कोई अपना मानी हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब उन्होंने कश्तियां जला दी हैं इमरान खान साहब ने। अब इसके बाद बहुत मुश्किल है कि ताल्लुकात उनके ठीक होते हुए नजर आए एस्टेब्लिशमेंट के साथ। हाँ, या तो वो समझ रहे हैं, चूंकि इससे एक दिन पहले देखें नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में जो फैसला हुआ है कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम इलेक्शन वक्त पर करवाएंगे, हो सकता है इमरान खान साहब को ये उम्मीद हो कि इलेक्शन जनवरी फरवरी मार्च में मिल जाए। जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में फैसला हुआ तो उससे अगले दिन इमरान खान ने ये सारी बात कही है। हो सकता है खान साहब को कम्युनिकेट किया गया होगा, मियां साहब नहीं मान रहे। और आज तो देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मैं अपनी हुकूमत से नाराज हूँ कि ये इमरान खान को टाइट क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, यानी वो अपनी हुकूमत में गुस्सा निकाल रहे हैं कि भाई इमरान खान खुला क्यों फिर रहा है। सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हो चुकी है इस वक्त, और जो ये इमरान खान ने कहा है, देखिए ना, ये तो सीधा सीधा दो चीजें हैं। एक ये कि अगर वो ये समझते हैं इमरान खान कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वो उनके पॉलिटिकल राइट के रास्ते में रुकावट है, अगर वो ये समझते हैं फिर वो हक बजानिब है। तो पाकिस्तान की तो हर सियासी जमात ये समझती है, तो वो सारे हक बजानिब है। अगर इमरान खान ये समझते हैं या ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरी मदद करे पॉलिटिकल राइट हासिल करने में, ये गलत है। ठीक, अब इन दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। वैसे हर पार्टी चाहती यही है और होता है, शिकायत भी वही है। आलिया हमजा साहिबा, क्या इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक उनके दरमियान खलीज या फासले बढ़ गए हैं, वो एक दूसरे के साथ बड़ी दूरी पे आ गए हैं और इमरान खान साहब शाकी हैं इस्टेब्लिशमेंट के रवैये से, और ये दूरी जो है हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती जा रही है? सबसे पहले तो मैं एक बात कर दूं, यहाँ पे मैं इनकी बातें सुन रही थी, जी गैरत नहीं है, फलाना नहीं है, तो कितनी गैरत थी जो ईंट से ईंट बजाने वाले में थी, और ये कहते ही वो सीधा दौड़ के 3 महीने के लिए दुबई चला गया था। कितनी गैरत थी उसमें, जो मेमो गेट करने वाला था, और उसके बाद उसी वक्त 9 अप्रैल को छड़ी बैठे हुए जो है छड़ी पकड़ के बिलावल जरदारी वहां पर बैठे थे। कितनी गैरत थी बेनजीर साहिबा के अंदर जो मुशर्रफ के साथ डील करके यहाँ पर आई थी, या कितनी गैरत थी इनके जिंदा भुट्टो के अंदर कि वहां पर डैडी डैडी कहते हुए बाद में उन्होंने अपनी तहरीक स्टार्ट कर दी थी। ये किसको ये कह रहे हैं और किससे ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। गैरत का पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हो जाता है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कुछ और हो जाता है। वही मैं कहूँ कि जब इनकी डील्स हो रही होती हैं तो 6 महीने के लिए इनके ट्विटर्स भी बंद हो जाते हैं। यहाँ पर ये बुरके पहनकर वहां पर जाकर गेट नंबर 4 पर मुलाकातें भी कर रहे होते हैं,
यहाँ पर किसी की कमर में वैसे तो दर्द होता है, लेकिन वो गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर लेट कर भी जा रहा होता है हमारी हुकूमत गिराने के लिए, या यहाँ पर भी इनकी सारी मुलाकातों की बात हो रही है। तो मुझे इतना बता दें कि किस मुलाकात के ऊपर इतना शोर शराबा या क्या हो रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात का सबसे बड़ा मकबूल लीडर है, और बात पाकिस्तान के लोग हैं, बैठते हैं, हर चीज का हर टेबल के ऊपर होता है। मुलाकात हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ आलिया साहब? देखिए मेरी एक बात सुने, मुलाकात हुई है या नहीं हुई है वो या खान साहब बता सकते हैं या आर्मी के सर्कल्स बता सकते हैं। ना मेरी नॉलेज के अंदर ये बात है, ना मैं इस चीज को डिनाई या मैं इसको वेरीफाई कर सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अच्छा मेरे सवाल पे आ जाए, जो मैंने सवाल आपके सामने रखा था। एक सेकंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगी थी कि मरियम की बरियत के लिए आपको याद है DGISPR ने तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मोहम्मद जुबैर को नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज ने वहां पर 4 घंटे रसगुल्ले और गुलाब जामुन खाने भेजा था। और उसके बाद उसी नवाज शरीफ साहब की तरफ से अगर आपको याद हो कि पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट आया था कि मेरी पार्टी का कोई लीडर एस्टैब्लिशमेंट से नहीं मिल सकता। ठीक, मैं ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अली हमजा साहब, अमीर अब्बास साहब, कादिर मंदोखिल साहब मेरे मेहमान हैं। मंदोखिल साहब, पहले मैं इधर आपके सामने ये रख लूं, सियासतदान गिले शिकवे करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, फिर जरूरत पड़ती है फिर वहीं पे पिंगे बढ़ा लेते हैं। जब आप अपोजिशन में थे आपके शिकवे ऐसे ही थे, अब खान साहब हैं उनके शिकवे भी ऐसे हैं। सियासत करते हैं कि जी हम अवाम की बेस पे कर रहे हैं, ख्वाहिश होती है कि एस्टेब्लिशमेंट हमें किसी तरीके से कुर्सी पे ला के बिठा दें। जब तक आप सब एक चीज पे मुश्तमे नहीं होंगे, ये इनका रोल और चीजें कैसे खत्म होगी? और फिर आप मतलब उनको इन्वॉल्व भी करते रहते हैं, मलाइन भी करते रहते हैं। देखिए हाफिज साहब, मैं नहीं कहना चाह रहा था बात, लेकिन आलिया बीबी ने मजबूर किया है, मुझे करना पड़ेगा। इसने मेरे शहीद बीबी और मेरे शहीद कायद का नाम लिया है, तो मेरे शहीद कायद की जिसका ये डैडी शेडी बोल रहे हैं, उन्हीं के फंडर इनके पार्टी में, ठीक है। और मेरे शहीद कायद ने इमरान खान नियाजी साहब के वालिद इकराम उल्लाह नियाजी को करप्शन पे निकाला। अब अगर जिसकी बाप को करप्शन पे निकाला तो उसकी परवरिश तो करप्शन की है, बच्चे तो परवरिश पे पाल रहे थे, बाकी जिंदगी उसने ह्यूजिन के पैसे पे पाला है क्योंकि दामाद बना था। नंबर एक बात, पर्सनल मामला पे मंदोखिल साहब। अब दूसरी बात जो आप कर रहे हैं, अब ये शख्स जो बात कर रहा है, ये वहाँ पे एक तरफ गालियां देता है और अगले दिन पाँव पड़ता है और फिर बूट पालच किसी और को कहते हैं। वो भाई अभी 4 दिन पहले तो आप पिंडी में मिले थे, आप किस मुंह से मिले थे? आप तो गालियां दे रहे हो, आप तो बुरा भला कहते हो, तो फिर किस मुंह से जाते हो? और मैं आपको बताऊं, इनकी असद उमर, इनके शेख रशीद और वो फवाद चौधरी तो छोड़े, तो है ही गेट नंबर 4 की बारी खड़े रहते हैं। आपके शाह महमूद हो गए, शाह फरमान हो गए, सब लोग अदारों से राब्ते में। और ये फरेज खटक ने खुद कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसमें राब्ते में है। और फिर इमरान खान नियाजी साहब ने शरी मजारी साहबा, जिसकी अपनी बेटी कंट्रोल में नहीं है, उसको इंचार्ज बनाया। कोई आदमी मेरे बगैर न मिले। वो भाई आप किस मुंह से गैरत की बातें करे हो? आप तो एक तरफ गाली देते हो, फिर अगले दिन पाँव पड़ते हो। अमेरिका को गाली देते थे, उनकी सब मिलते थे। आप जब अपोजिशन में थे आप भी मिलते थे, आपके राब्ते होते थे, छुप छुप के मिलते थे, गेट नंबर 4 पे जाते थे, वो सब। देखिए मैं एक चीज बताओ, ये जो बातें कर रही है बिल्कुल गैर जिम्मेदार बातें कर रही है। हमने कोई बुरका मुर्का कोई नहीं किसी और की बात की, अगर बात कर रहे हैं तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ जवाब देने का। मेरे क़यादत कम से कम अगर मेरे सदर ने बात की है तो उस बात पे हम भागे नहीं है। हम इसी मुल्क में, और अगर दुबई कुछ अरसा के लिए वापस अगर इसी मुल्क में बैठे हुए, हमने यू टर्न नहीं मारा। हमने जो ना अपनी बात पे, आज भी मैं अपने सदर की बात को ऑन करता हूँ और मैं उस पर कायम हूँ, जो उसने कहा सही कहा। सवाल ये है कि आपका तो दीन ईमान नहीं है। आप तो सुबह बात करते हो, शाम में मुकर जाते हो, शाम में बात करते हो, सुबह मुकर जाते हो। यू टर्न ने तो आपको गैरत का नाम दिया है और हम यू टर्न को बेगैरती कहते हैं। इस वजह से कि मैं अगर किसी आदमी के साथ धमकी दूं कि फलां जगह आ जाओ, तुम्हारा साथ देखूंगा और मैं नहीं जाऊं, तो मेरे से तो बड़ा बेगैरत। ये उसको गैरत का नाम देते हैं। मुझे शॉर्टली ये बता दें, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मशावरत और फिर जरदारी साहब से भी मशावरत की बात हो रही है, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है। फवाद साहब ने भी कहा और इमरान साहब ने ट्वीट किया आज। देखिए
یہ ان کی جھوٹوں باتوں میں آپ کس طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو اس خلاف ورزی کی وہ تو آپ کے سامنے. اور ویسے فواد چودھری کا 2 دن سے میں دیکھ کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے یہ جلا. اور پھر یہ محترم ہمارے آپ کو بدلے نظر آ رہے ہیں, فواد چودھری بدلے نظر آ رہے ہیں. آپ کل سے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں. دوسری بات لوگ کہہ رہے ہیں کہ فواد صاحب اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسے پہلے الطاف حسین صاحب کر دیتے تھے تو پھر باقی سارے لوگ کہتے تھے بھائی نے یہ نہیں کہا, بھائی نے یہ نہیں کہا, تو اب آج کل فواد صاحب اس طرح کی بات. میں آپ کو میں بتاؤں دوسری بات جو ہمارے محترم عباس صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف کو کوئی چھوڑ کے نہیں گئے. وہ 24 MNA جو اس وقت بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اسمبلی میں وہ کون تھے؟ وہ ان کی چھوڑ کے نہیں گئے. ابھی چند دن پہلے پختونخوا کا ان کا MP جو NP میں شامل ہو گیا وہ نہیں ہے, وہ اس کو نہیں کہتا ہے. یہ جو ابھی لیاری میں جو کہہ رہے میں نے بلاول بھٹو صاحب کو رائے شکور شاد وہ نہیں چھوڑ کے گئے, اسے تو ان کی ساری باتوں پہ پانی پھیر دیے, تو چھوڑنا اور کسے کہتا ہے. دوسری بات میرا کہنا یہ کہ یہ جو بات آپ نے کیا یقیناً ہدارے ان سے بات کرنی چاہیے. جوڈیشری سم ڈسکشن ہے, میں لا اینڈ جسٹس کمیٹی کا ممبر ہوں, حالانکہ ہمارے پاس اختیار ہے جو ہم بل پاس کرے عدلیہ کو ماننا پڑتا ہے, مگر پھر بھی ہم بار کونسل کی عدلیہ کے نمائندوں کو ہم بلاتے ہیں اس کمیٹی میں, اس سے صلاح مشورہ کرتے ہیں, اس میں کوئی عرض نہیں ہے. مگر یہ کہنا ایک طرف گالیاں دینا دوسرے طرف چھپ کے ملنا, یہ کون سا مذہب میں لکھا ہوا ہے, کون سی غیرت کا نام مجھے نہیں پتا. آگے آپ کا پوائنٹ عالیہ صاحبہ کی بات ادھوری رہ گئی تھی, میں اس سے پہلے امیر عباس صاحب کی طرف جاؤں. کیا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ دوری پہ چلے گئے؟ عالیہ صاحبہ پہلے اس کا جواب دے دیں کیونکہ ورنہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. ہماری کسی سے بھی دوری نہیں ہے. پہلے میں مندوخیر صاحب کی تو بات کا جواب دے دوں. انہوں نے کہا جس کا نانا قائد اعظم کو, جس کا دادا قائد اعظم کو غدار کہتا ہو, ٹھیک ہے, جس کا نانا سکوتے ڈھاکہ کرنے والا ہو, وہ کسی کے کرپشن پہ بات کرے گا, اور جو بار بار ان کو بتایا کہ وہ کرپشن کیسز پر بالکل نہیں تھے اور ہر دفعہ آ کر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور جو خود زرداری صاحب, مطلب اب میں کیا کہوں, مجھے ان لوگوں کی ہسٹریوں میں جانے کا شوق نہیں ہے. اب نہ جائیں, آپ اس سوال پہ ہی رہیں. کرتے کرتے جب بن جائے, نہیں کہتے نہ جائیں, جب یہ ہسٹریاں کھولتے ہیں تو ان کو سننی تو پڑتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد مطلب ایک پرچی پہ جس کے پیچھے لائر ہو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو, تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. افسوس ہی ہوگا نا مجھے ان لوگوں کے اوپر اور ان کی ساری باتوں کے اوپر. صرف ان کو بتا دوں, پہلے میں جو بات کرنا چاہتی تھی, انہوں نے لفظ استعمال کیے تھے مر گئی تھی وہ نیب. میں تو کہتی ہوں دفن کرنا چاہیے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اس نیب کے اوپر جس نے 2400 ارب کی کرپشن کو 1 منٹ میں دفن کر دیا. 150 کیسز کے اندر ان لوگوں کو وہی امینڈمنٹ تھی جو آپ کی تھی, 85% وہی امینڈمنٹ ہے جو آپ لے کے آ رہے تھے. اس کے بعد 3 دفعہ تو اس کے اندر یہ لوگ امینڈمنٹ لا چکے ہیں, بل پیش کر چکے ہیں. ہر دفعہ ٹیلر میڈ ہوتا ہے فار دیئر کرپشن کیسز وہ نیب کی امینڈمنٹس جو ہے. اور جو یہ گوگی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, بہت ان کو آ کر شوق ہے نا, تو جا کر دیکھیں نیب نے, جس نیب نے ان لوگوں کو کلین چٹ دی ہے نا, آلریڈی وہ یہ بتا چکے ہیں کہ فیڈمک کا ان کا جو پلاٹ ہے وہ رولز اور ریگولیشن کے لحاظ سے. اب جائیں, دوبارہ جائیں, دوبارہ سارا یہ نیب نے کیا یا اینٹی کرپشن نے کیا پنجاب نے؟ جی اینٹی کرپشن پنجاب نے کیا ہے. اور اس میں جا کر یہ دیکھ لیں, اگر ان کو لگتا ہے تو ایاز صادق کا کیس بھی کھول لیتے, دونوں کو پیرالل چلا لیتے. اب آپ جو کہہ رہے ہیں, میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں, صرف ایک چھوٹی سی میں آپ سے بات جو میں کرنا چاہتی ہوں. بیسیکلی نا ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے, نہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے. ہم جو بات کرتے ہیں, جو ہم تنقید کرتے ہیں, اور ہماری تنقید سے یہ جو وردی ان کی میلی ہو جاتی ہے, ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جب یہ چور, لٹیرے, کرپٹ, آئین اور قانون کے لحاظ سے ایک ایبسکونڈر, اس ایک محترم ادارے کے ایک محترم سربراہ کا جو پوری دنیا کے اندر 6ٹھی بڑی فورس ہے, جب اس کے ادارے کے ہیڈ کے تقرر کا فیصلہ کرے گا, تو یہ توہین عوام بھی ہے, توہین پاکستان بھی ہے, توہین ادارہ بھی ہے. اور ہم اسی کی بات کریں اور ہم بار بار اس کی بات کریں, اور جس کو ہمارا غم و غصہ کہا جا رہا ہے اسے عوام کا غم و غصہ کہا جا رہا ہے کہ 70% کیبنٹ کے بعد صرف ایک سیکنڈ اس کے بعد کوئی اومنی گروپ والا, کوئی GIT والا, کوئی پلی بارگین کرنے والا, کوئی ملزم, کوئی مجرم, کیا یہی رہ گئے ہمارے وہ موسٹ ہمارا جو سب سے بڑا ادارہ ہے اس کے سربراہ کے اور اگر یہی لوگ الیکشن جیت گئے عالیہ صاحبہ, غصہ ہے اگر فوری الیکشن ہوا اور یہی لوگ جیت گئے الیکشن, پھر نہیں ایک سیکنڈ میں
आज ये आपको बिल जो ये पास बता हुआ है दूं, असेंबली में उस पर बात इलेक्शन करें। क्या इनकी जमानतें जब्त होनी है। मैं आज ये बता रही हूँ, ठीक ये है। आकर 19% के ये जो ये मेरे भाई बोल रहे हैं ना, 19% चल। इनका टर्नओवर था वहां पर। और अब इस दफा जो इलेक्शन हुआ है, लेटेस्ट इलेक्शन हुआ है आमिर लियाकत साहब वाली सीट पर, जिस पर पीटीआई जीती है, 5वें नंबर पर भी पीपल्स पार्टी नहीं आई है। पीपल्स पार्टी तो contest नहीं किया। इंतखाबात से ये पीपल्स भाग रहे पार्टी ने हैं। contest नहीं किया लेकिन इस election में। इम्पोर्टेंट बात ये देखिए, 5वें नंबर पे इनके कैंडिडेट का है सारा आलिया साहब पूरा contest ही PDM नहीं का, किया, ये करने withdraw वाले। कर गए आप थे। PDM People's- अच्छा चले, अब Withdraw चले कर गए वैसे भाई, हुकूमत में तो withdraw ये करके पता ही इकट्ठे नहीं बैठे, आपको। तो अब आप मुझे ये बता दे, फिर तो पूरी पीडीएम हारी है। फिर तो जी, ये ऐसा पूरी ही है। PDM बिल्कुल आप लेके ऐसे ही, आपका ठीक मुकाबला बात है नहीं कर आपका। सकी। बिल्कुल आपकी तो बात फिर- दुरुस्त है, फिर ऐसा ही है। ऐसे कर ले आप। मेरे फिर जवाब और ये जो अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी मैं उनका जवाब दे नहीं हूँ, हुकूमतें सांझी, चले, सिर्फ मैं सांझे, अमीर आना अब्बास जाना साहब से- सांझा, लेकिन यहाँ पर आकर आप उनकी बात के जवाब जी दे नहीं। कादिर साहब, अगर आप जल्दी बता दें तो फिर मैं अमीर साहब की तरफ पूछ लूं। मैं पहली बात तो ये कर दूं कि जो मोहतरमा जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं वहां हमने विड्रॉ की है, ऐसे ही। जबकि इनको हमने 6ठे नंबर पर भेज दिए मेरे सीट पे फैसल वाडा वाले। दूसरा जो आर्मी वाली जो बात कर रहे थे, ये जो आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का, आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट का ऑफिस आपको याद होगा, पीटीआई के दौर में 2019 में आर्मी एक्ट में तरमीम करके इनकी सजेशन थी, और जिसकी अपॉइंटमेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये उसमें ये तो नहीं लिखा हुआ है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होगा तो ठीक है, कोई और आएगा तो ये खुद उनकी अपनी आईनी तरमीम है, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी हिमायत की है, ठीक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब जो लेटर भागता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जमा किए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये इसकी वर्डिंग नहीं है, और आप कौन होते हैं लेटर इशू करने के लिए, लेटर तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा। तो ये सारी बातें भूल गई है। इससे सवाल कर लें, ठीक है, इससे अच्छा सवाल करें जी। ये कंघी पट्टी लगा के सूट बूट पहन के क्यों गए थे आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के लिए वोट देने, जो सारा कुछ इमरान खान और पीटीआई पे डालना था। वो कह रहे अब वो तो सारी पार्टियां उस वक्त कॉल जिनको आ रही थी आलिया साहब, बादशाह बनाकर उस वक्त कॉल कोट शोट पहनकर कैसे गए उस थे लाइन वक्त- लगाकर ये लोग उस सारे? वक्त कॉल आ रही थी हम इनकी नहीं भी। गए, हमने सिर्फ ये किया था, हमने वोट अच्छा, दिया था तो- आर्मी एक्ट में कि जो आर्मी चीफ अपॉइंट होगा वो प्राइम हम मिनिस्टर नहीं गए करेगा, थे, वो अगली प्राइम बारी मिनिस्टर हम नहीं करेगा। बिल गए इनके थे सामने भाई, सपोर्ट पूरी किया। पार्टी ने लाइन लगाकर वोट दिया था वो उनको। आलिया साहबा उस वक्त आप कॉल करवा रहे थे इनको, अब ये आपको कॉल करवा रहे हैं, फर्क कितना बड़ा है सिर्फ। अमीर अब्बास तो साहब, माने ना कि आप कॉल्स करा रहे हैं, ये क्यों नहीं मानते हैं कि ये हुकूमत या तो हमने ये आर्मी तकलीफ चीफ को हुकूमत नहीं है, किया था या ये एक्सटेंशन लोग का। इनके हाथ हमने में कुछ प्राइम नहीं मिनिस्टर को है, या किया ये कि अपने प्राइम मिनिस्टर को ओपोनेंट्स को इख्तियार धमकियां होगा, वो दिलवा आर्मी रहे हैं। चीफ के दोनों में तैनाती से एक करे। बात मान अच्छा लें। चले, अमीर अब्बास साहब एक बात तो जो मद्दुखेल साहब ने कहा कि आपने कहा कि लोग नहीं छोड़े, तो लोग तो छोड़ के गए हैं, उनके साथ एमएनएस छोड़े। देखिए अब ऐसे तो उनको फिर जस्टिस वजी छोड़ गए, जावेद आसमी छोड़ गया, फलाना। बात हो रही है इन 5 महीनों में, यानी इमरान खान के इक्तदार से निकलने के बाद, ठीक है, जब इमरान खान का एक दूसरा फेज शुरू हुआ है, वो जो 24 लोग हैं उससे- पहले एमपी छोड़ गए पख्तूनख्वा का। हाँ, वो जब गवर्नमेंट तो टॉपल वो- हुई तो उससे पहले नहीं, उसके बाद उससे बाद सिर्फ फिर केपीके के एक वो एमपी एक आदमी है, वो भी easy है, अच्छा, कोई- अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट क्या इतनी दूरी पे आ गए हैं कि वापसी मुमकिन नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ होता है बहुत दूर चले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि नवाज शरीफ साहब 99 में तैयारा साजिश केस में बंद होंगे, जेल जाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे और वापस आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इसी तरीके से अभी पिछले 2-3 साल पहले जो नवाज शरीफ साहब का लबो लहजा था, किसी को तवक्को नहीं थी कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। खान साहब ने वो उन हुदूद का ख्याल रख रहे हैं, या खान साहब को भी पता है कैलकुलेटेड इनिंग्स खेल रहे हैं? देखिए एक तो फर्क उन्होंने रखा है, वो जो आप पहले सवाल कर रहे थे कि मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का नाम क्यों नहीं ले रहे, वो बाकी सारी बातें कह रहे हैं कमोबेश, लेकिन वो शायद ये सोच रहे हैं जो हम एनालाइज कर सकते हैं कि मैं नाम अगर लूंगा तो फिर मैं बिल्कुल नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लेवल पे खड़ा हो जाऊंगा, इसलिए मेरा ख्याल है वो एहतियात कर रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि वापसी बिल्कुल हो सकती है, इससे भी कई सख्त मुकामात आए हैं ऐसे। खुद पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर नाकिद रही है। भुट्टो साहब के बाद से लेके आज तक पीपल्स पार्टी तो कभी भी एस्टैब्लिशमेंट की जनता के खिलाफ पूरी एमआरडी की मूवमेंट है। और फिर जिस तरह जरदारी साहब यहाँ कह के दरवाजे बंद नहीं होते दरवाजे बंद, इमरान खान साहब के दरवाजे भी खुले हैं। और अब से देखे ना, आज से 3 दिन पहले तक तो लग रहा था कि ब्रेक थ्रू हो रहा है। अब कल फिर उनकी वो टोन है, हो सकता है अब दोबारा से कोई, ये वो टेक्निक है जो पीएमएल ने इस्तेमाल की थी। नवाज शरीफ साहब ने, मरियम बीबी ने यही टेक्निक इस्तेमाल की थी कि
एक जैसे दाव पे जरूरी नहीं है कि हर पहलवान जीत भी जाए। ये भी सही है। मुजामत होगी तो मुफाहमत होगी। ठीक है, ये बात ठीक है। एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं जो पंजाब की सूरत हाल है उसको डिस्कस करते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कादिर मंदुखेल साहब, अली हमजा साहब, अमीर अब्बास साहब मेरे मेहमान हैं। अली साहब, ये पंजाब के अंदर आपकी अलाई हुकूमत है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? पहले चीफ सेक्रेटरी नाराज हुए, अब आईजी साहब की नाराजगी की इत्तला है कि वो चाहते नहीं थे कि मरियम औरंगजेब साहिबा पे और जावेद लतीफ पे केस रजिस्टर हो। तो ये जो हर्डल्स हैं ये क्यों हैं पंजाब के अंदर? मैं आपको ये बता दूं, पंजाब में ये तो ट्रांसफर पोस्टिंग्स तो एक आम सी बात है। कामरान साहब पहले भी जाना चाहते थे, उनको थोड़े अरसे के लिए रोका गया था, उसके बाद अब वो फिर जाना चाह रहे हैं, तो वो छुट्टी पर चले गए। आईजी का भी यही है, तो इसलिए ये तो रूटीन के मैटर्स हैं, ये तो आप ब्यूरोक्रेसी तो आती जाती है। प्रेशराइज कर रहे हैं पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, गवर्नमेंट्स प्रेशराइज करती हैं, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे, मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, मतलब विफाक वाले हैं तो वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं एफआईए को और कि ताकि अपने मतलूबा नताइज हासिल करें। पंजाब में भी यही सब कुछ हो रहा है, तो चीजें ठीक कैसे होंगी? देखिए, मुझे एक बात बता दें, हमारे कौन से मतलूबा नताइज हमने वहां से हासिल करने हैं और हमने कौन सा जो है ऐसा कोई गलत काम करने। सीधी सी बात है, हम आईजी अपनी मर्जी का लगाना चाहते हैं। ये आईजी जो आपने देखा है 25 मई को जिस तरह से उन्होंने किया है, हमारे घरों की दीवारें उन लोगों की वजह से फैलांगी गई हैं, हमारे ऊपर जितने पर्चे काटे गए, जो जिस तरह से दहशतगर्दी और फास्फोरस बम के, तो मेरा तो ख्याल है कि इन आईजी साहब को बहुत जल्दी, बहुत ही पहले ही छुट्टी पर चले जाना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, तो सही है, ठीक है। हर हुकूमत को हक है कि अपने मर्जी के लोग लगाने का, जो लगता है उनको कि अच्छी तरह बेहतर परफॉर्म कर सके। और आप ये देख रहे हैं पंजाब इतना बड़ा सूबा है, हमें एक ऐसा आईजी चाहिए जो बेहतर परफॉर्म कर सके हमारे लोगों के लिए, और हमें इनके पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की क्या जरूरत है। ये तो वैसे ही चूहे की तरह 24 किलोमीटर के इस्लामाबाद में छुप के बैठे हुए हैं, इनके सारे वजीर मुशीर पंजाब वालों के, वो वहां से निकलने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो हाल ये वहां पर लोगों के साथ करें, ये तो वैसे ही पकड़े जाएंगे, तो ये तो वैसे ही छुपे हुए बैठे, ये तो निकल ही नहीं रहे। अब एक सवाल और पैदा हो रहा है, वो ये है कि अगर परवेज इलाही कल मुस्लिम लीग नून के वजीर आला बन गए, कल कुंडी साहब कह रहे थे एक टॉक शो में, मेरे यहाँ भी वो कह के गए कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है, बातचीत हमारी चलती रहती है, हमारे वो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अगर हमारे वजीर आला हो गए पंजाब के अंदर तो आपको एतराज तो नहीं होगा? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो ख्वाब देख रहे हैं एक दफा दोबारा देख लें, कोई मसला नहीं है। पहले भी एक मिस एडवेंचर करके ये लोग देख चुके हैं 9 अप्रैल को, 5-6 महीने हो गया, अवाम उसकी सजा भुगत के देख रही है। अब दोबारा ये जो पंजाब का मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी वो भी करके देख लें, लेकिन इस सारे केस के अंदर पीटीआई का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। पीटीआई की पॉपुलैरिटी रोज बरोज बढ़ रही है, नुकसान हो रहा है अवाम का, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। और ये सिर्फ के सिर्फ आप देख रहे हैं कि ये अब आपसे जो इम्पोर्टेंट बात थी जिस पर हम बात करना चाहते थे, सैलाब ज़दगान के सारे पैसे कौन सा हैक कर ले गया। यहाँ खैरपुर के अंदर पूरी रात एक बच्ची भूख से बिलबिलाती रही है, यहाँ पर इनके वजीर खारजा और इनके वजीर आजम जो है वो 10 लाख रुपया योमिया जो है वहां पर होटल के कमरे के अंदर रह रहे। कोई इसका जवाब मुझे देना पसंद करेगा? या इन्होंने टिकटॉकर्स के ऊपर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट किए सिर्फ अपनी शोबाजियां दिखाने के लिए, या वहां के ऊपर जो इंसल्ट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान की इंटरनेशनली जगहसाई हो रही है इन दोनों लोगों की वजह से कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर जा रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट के ऊपर जाए, उसका सवाल या जवाब कौन देगा? मंदुखेल साहब, हम निकल ही इन सवालों का जवाब आर्मी चीफ की तकरीरी भी होगी, लेकिन सबसे पहले इनसे जवाब लेके वो कौन सा हैकर है, क्या उसका नाम आसिफ अली जरदारी है? करप्शन का बादशाह तो वही है जो पापड़ वाला और फालूदे वाला हैकर्स वाली हैकर्स कोई मंदुखेल साहब कोई हैकर्स वाली बात जिसका पूरा खानदान बीच पे पल रहा हो, जिसने कभी जिंदगी में 2 टके का काम नहीं किया हो, छोड़े आप अपनी जवाब दें। सैलाब ज़दगान अवाम का पैसा है, ये इमरान खान की बात ना करे, हर चीज इमरान खान अपने सवालों का जवाब दे, अपनी बातों का जवाब दिया करें, मत पैदा करे। अच्छा मंदुखेल साहब, इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान पर आ गए। मंदुखेल साहब, इमरान खान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, वो कहते मैं आ रहा हूँ। कौन से 70 करोड़ रुपए निकल रहे, ये शख्स बात कर रहे हैं और वो 5 अरब रुपए किधर गए? आप अपना जवाब दें जो आपके मिनिस्टर ने आकर कहा है।
का मेरे चेयरमैन ने 1 घंटे के अंदर 1,30 अरब रुपए जमा किए। आपके वो तो कहाँ सारे गया पैसे जो है? है वो कहाँ गया कैसे है? कहाँ गए? मंदोखेल कहाँ साहब है कहते वो? हैं कहाँ गए? शाजिया मलिक की स्टेटमेंट है, इनसे ये पूछें। जिसका बाप निकाला हो करप्शन पे, जिसका बेटा भीख मांग रहा हो पूरा जिंदगी से हिरासत फिर के वही पे गुजारा बात है, होगा। मंदोखेल साहब फिर ऊपर से- इनको समझ नहीं आती है। ये क्या इनकी बातें, अभी सारी कहानियां, मंदोखेल साहब- फजूल बातें ना करे, बताए आवाम का पैसा कहाँ है, लूट के क्यों गए? ड्रामा भी आ जाएगा। मैं कहता हूँ मौलाना फजल अमा ने सही बात की है कि राना सनौला बेकार आदमी है, राना सनौला कमजोर आदमी है, ये अभी तक बैठा है, वरना इनको तो पूरे खानदान समेत अभी तक जेल में होना चाहिए। ये बाहर कैसे घूम रही है शख्स? राना सनाउल्लाह की जो सलाहियतें भाई, हैं आप हमें वो छोड़ आपके दें। मयार पे पूरा नहीं उतर रहे मंदोखेल साहब। बिल्कुल कमजोर है, पता नहीं कमजोर है, बुजदिल है, क्या हो गया इस आदमी को? मेरी बात सुनो, मैं तो मुस्लिम रीनू से कहता हूँ कि कोई और आदमी को लेके वजीर दाखिला बना लो। ये शख्स में इतना तपड़ नहीं है, पता नहीं कौन से खोली में ये घुस गया है। ये शख्स जिनके इलेक्शन कमीशन के सारे दास्ताने, वो ये आपका तोशाखाना की सारी रिकॉर्ड आपके सामने, ये सारी चीजें इनके सामने, इसके बावजूद और वो गोगी जो भाग गई है उसको लेके आ जाए, और यहाँ जो खातून हवल यहाँ पे 10 कैरेट की बात ठीक। उनको पकड़ ले सारे, क्या करेंगे आप? आप छूट देंगे, आप सर पे बैठे रहेंगे ये लोग। मंदोखेल साहब जो बात कर रहे हैं, नहीं, क्या मौलाना ये साहब भी बात आज करें? जरा इतने नाराज बड़े हुए लोग थे। भूख प्यास ये से राना मरे, सनाउल्लाह वहाँ पर से मौलाना फजलुर रहमान इनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, क्या पूछे इनसे क्यों कर रहे हैं वो, क्यों सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें फजलुर रहमान साहब? किस आपका कैपेसिटी इमरान में कर यादी रहे क्यों हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं? आवाम को रिलीफ करने के अच्छा, लिए। मंदोखेल साहब वक्त खत्म हो रहा है मेरे पास। आलिया साहब मैं जरा लास्ट कमेंट ले लूं अमीर अब्बास साहब से। ये राना सनाउल्लाह साहब पे तो प्रेशर बढ़ रहा है बहुत, ये तो आवाम की उसमें फिक्र प्रेशर है में तो नहीं। वो कुछ भी कर सकते हैं फिर। राना सनाउल्लाह साहब आप देखिए गुज़श्ता कई हफ्तों से वो खामोश हैं, वो उनकी जो ऑफेंसिव और अग्रेसिव टोन थी वो नहीं है। मुझे किसी ने ये तक बताया कि जरदारी साहब ने एक मीटिंग में कहा कि अगर इनसे काम नहीं हो सकता तो पीपल्स पार्टी का वजीर दाखिला बना दें। हो सकता है, मुमकिन है। मैं तो कहता हूँ नून लीग के बना दे, मगर किसी गैरतमंद को तो बना ले कम से कम। देखे ना, इसका मतलब है ना ये राना सनाउल्लाह इसका मतलब है कि अब ये राना अंदर सनाउल्लाह से इतना गुस्सा और निकल रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से। देखिए मैंने असेंबली में कहा, मैंने असेंबली के फ्लोर पे खींचा उसको, भाई अगर आपकी बस की बात नहीं है मंदोखेल साहब पर वजीर दाखिला असेंबली के फ्लोर पे। मंदोखेल साहब पर देखिए, अगर इमरान खान साहब को आपने पकड़ना है या इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो किसी ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई तो करनी कह रहे है हैं ना कि उनके पास इतने सबूत है, चीजें हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे राना सनाउल्लाह साहब। तो वो इदारे करेंगे ना, की सारी क्लियर कट केस है। वरना तो फिर देखिए ना शहजाद अकबर में और शहरयार अफरीदी में और राना सनाउल्लाह में फिर फर्क क्या रह जाएगा अगर आपने वही काम करना है। नहीं, पहले आपने इमरान खान को सारे लखनऊ की वजाकत जो है एक्सपेक्टेशन आपने गोलियां मार दी, फर्क ही कोई नहीं है अभी। 14 लोगों को गोलियां ये मार दी पिलियन तो ड्रिल का बता ड्रामा, दें देखिए, हेलीकॉप्टर केस, मंदोखेल साहब का शिकवा ये है कि चीजें इतनी हैं, गवर्नमेंट कर कुछ नहीं रही है। देखिए दहशतगर्दी की दफा लगा दी आपने इमरान खान साहब के ऊपर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख तो दी। फिर मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पे भी लगा दी। वो भी गलत है। तो मतलब ये तो टिट फॉर टैट हो रहा इसका है ना। मतलब है कि देखिए ना मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल सही लगा है, जी दहशतगर्दी का बिल्कुल सही लगा है। आप मेरे जवाब सुन ले। चले देखो, हाई कोर्ट को इख्तियार है किसी कोर्ट को इंसदाद दहशतगर्दी ठीक। का सेक्शन 23 के तहत हम दरखास्त देते हैं कि ये दहशतगर्दी का नहीं बेहतर है, कोर्ट की मर्जी है। मगर आप मुझे बताओ, इंसदाद दहशतगर्दी का सेक्शन है 61B, हर वो अमल जिससे माशरे में खौफ और रास पैदा हो जाए दहशतगर्दी के जमरे वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा हुआ है। कादिर भाई, वो तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा हुआ है। मरियम औरंगजेब FIR कटरी है, लेकिन हम जो इतनी दहशतगर्दी फिर निहाल हाशमी के ऊपर भी, कोर्ट के डिसीजन फिर निहाल हाशमी पे भी देखिए, निहाल हाशमी पे सिर्फ कंटेंट नहीं, क्या किया फिर उन्होंने? निहाल हाशमी पे भी दहशतगर्दी लगना चाहिए। उन्होंने कहा था कि आपके लिए जमीन तंग कर देंगे आपके और आपके खानदान चूना की। लगाकर। चले, मैं वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। मंदोखेल साहब, आलिया हमजा साहब, अमीर अब्बास साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।